हेलो स्टूडेंट्स। तो कल हमने एक लेक्चर स्टार्ट किया था, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। उस लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ बातें की। तो लास्ट में हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स के कुछ प्रोसेसेस के बारे में। पहला हमने पढ़ा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात की थी, जिसमें हीट एक्सचेंज विद सराउंडिंग्स अलाउड नहीं होता। फिर हमने बात की आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ओके, वहाँ से हम आगे बढ़ना चाहते हैं और फोर्थ जो प्रोसेस है उसकी बात करना चाह रहे हैं। तो फोर्थ प्रोसेस जो था उसका नाम है आइसोबैरिक प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है, प्रेशर। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें डेल्टा पी इक्वल टू जीरो मीन्स प्रेशर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। प्रेशर में कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो आपने देखा होगा कि आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती है एन आर टी, ठीक है। तो प्रेशर कांस्टेंट है, इसको मान लो मैं हटा के इधर भेज दूँ, ठीक है। तो वी एन और आर पहले से ही कांस्टेंट था, पी कांस्टेंट हो गया। तो वी और टी में क्या रिलेशन होगा? ओके, वी और जो टी में है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन होने वाला है। ओके, वी समानुपाती टी। तो वॉल्यूम सब्सटेंस का सब्सटेंस के टेम्परेचर के समानुपाती। इट मीन्स वी बाई टी क्या है, कांस्टेंट है। ओके, ऑल राइट। तो अब जो वर्क डन होगा ना आइसोबैरिक प्रोसेस में। अच्छा, वर्क डन से पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। तो पी और वी का हम डायग्राम बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसमें पी इस तरफ जा रहा है, ये एक्सिस को लिया हमने, वी इस एक्सिस को लिया। पी क्या है, कांस्टेंट है, मतलब पी में कोई बदलाव नहीं है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा। ओके, या फिर ऐसे बनेगा ग्राफ। इन चीज़ों में आप एक देख रहे हो, एक चीज़ देख रहे हो, वॉल्यूम या तो कम हो रहा है या बढ़ रहा है। इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रेशर है वो फिक्स है, वो ऊपर नीचे नहीं हो रहा। ऊपर या नीचे कोई आप चीज़ नहीं देख पा रहे, डायरेक्ट ये लाइन देख पा रहे हो, हॉरिजेंटल। अब हम पता करते हैं कि इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला था वो क्या बनने वाला है। ओके, वर्क डन का फॉर्मूला जो था कल हमने सीखा कि W इक्वल टू इंटीग्रेशन पी डी वी, राइट। तो P क्या है, कांस्टेंट। वी ऐसे वी एफ, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, वी फाइनल माइनस वी आई। ये एक आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन बाय सिस्टम अगेंस्ट सराउंडिंग और सराउंडिंग अगेंस्ट सिस्टम। अच्छा, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, पी डेल्टा वी, है ना, ये डिफरेंस तो है। अच्छा, अब एक चीज और पढ़ते हैं आइसोबैरिक में, मोलर स्पेसिफिक हीट। मोलर स्पेसिफिक हीट अंडर आइसोबैरिक कंडीशन फॉर द फॉर्मूला वुड बी, सी पी क्यों लिख रहा है, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है, F/2 + 1 × R
इसको मैं लिख सकता हूँ Cv प्लस आर। तो जो आइसोबैरिक कंडीशंस में Cp इक्वल टू होगा Cv प्लस आर। ओके, ऑल राइट। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं प्रोसेसेस से और बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ओके, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है? इसमें क्या है ना, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं दो वैज्ञानिकों के, दो साइंटिस्ट के। तो पहला जो है स्टेटमेंट, उसका नाम है क्लोसियस स्टेटमेंट। क्लोसियस क्या बोलता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेल्फ एक्टिंग मशीन working in a cyclic process to transfer heat from a colder body to a hotter body without the aid of an external agency। कहने का मतलब है कि मेरे पास एक कंटेनर है जो कोल्डर है, ठीक है, एक मेरे पास हॉट कंटेनर है, स्टीम भरा हुआ है। तो एक कॉमन सेंस जैसा स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये है कि कोल्ड से कोल्ड कंटेनर से हॉट कंटेनर की तरफ एनर्जी फ्लो नहीं होगी, हीट ट्रांसफर नहीं होगी, अनलेस देर इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। मतलब जहाँ जो कंटेनर गर्म है ना, वहां से तो हीट चल के कोल्डर में पहुंच जाएगी और एक साम्य अवस्था बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास कोई ऐसा हीट इंजन या ऐसा कोई इंजन हो जो कोल्डर कंटेनर है उससे हीट निकाल के हॉट कंटेनर को दे सके। ऑल राइट, तो ये तो हो गया क्लोसियस स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट किसके बारे में है? केल्विन प्लैंक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। अच्छा, तो इनका क्या कहना था? ये कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन एन इंजन विच एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम ए reservoir and fully converts it into work without producing any other effect। इस चीज का मतलब ये है कि हम है ना, हमारे पास मान लो हीट है, ठीक है ना, ऐसा हम एक इंजन नहीं बना सकते, ठीक है, एक रिजर्वर है, एक एक इंजन है, कि ऐसा एक इंजन डिजाइन नहीं कर सकते जो इस रिजर्वोयर से क्या करे, हीट एक्सट्रैक्ट करे और उसको फुल्ली वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसका मतलब ये बात करता है कि रियल सिनारियोज में क्या होगा ना, कि कुछ एनर्जी इधर उधर और कामों में लग जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, फुल्ली वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, कुछ ना कुछ अदर प्रोडक्ट, अदर जो इफेक्ट है वो वुड टेक प्लेस। ओके, तो ये हो गया एक तो केल्विन प्लैंक्स का स्टेटमेंट और एक था क्लॉसियस का स्टेटमेंट। इसकी अपने को भाषा समझनी है। भाषा में ये है कि कोई भी इंजन है, केल्विन प्लैंक में, केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी हम ऐसा इंजन डिज़ाइन नहीं कर सकते जो किसी हीट रिजर्वर से हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर दे फुल्ली। वो पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होंगे।
ओके, तो अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इसमें सिर्फ एक भाषा का ही कुछ है, कुछ ज़्यादा डेरिवेशन जैसी चीज़ें कुछ नहीं है। जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, उसका मतलब ये है, मान लो मैंने एक प्रोडक्ट ए है, इसमें कुछ कुछ मैंने चीज़ें डाली, मान लो नमक डाल दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है, तो ये बी बन गया। अब मान लो कि सेम स्टेप्स उल्टे करूं, सॉल्ट हटा दूं या कुछ करूं, तो ये बी से ए में कन्वर्ट हो जाए। मतलब क्या हो रहा है, दोनों तरफ रिएक्शन पॉसिबल है, प्रोडक्ट से वापस ए बन जाए। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा बी प्रोडक्ट है, हमने सारी स्टेप्स उल्टी की रिवर्स में, तो जो भी हम प्रोसेस इस दिशा में कर रहे हैं ना, उसकी रिवर्स दिशा में, रिवर्स ऑर्डर में, मान लो मैंने क्या किया, सॉल्ट ऐड करने के बाद कुछ चलो लाइट ऐड कर दी, तो रिवर्स ऑर्डर में वो चीज़ें फिर से करूं, ठीक है ना, एंड ऑपोजिट सेंस में, तो जो भी चेंज ए टू बी हुआ ना, तो बी से वापस ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज वन which can be reversed in such a way that all changes taking place in the direct process are exactly repeated in inverse order and in opposite sense, and no changes are left in any of the bodies taking part in the process or in the surroundings. Any process which is not reversible exactly is an irreversible process. और जिसमें ये पॉसिबल नहीं है कि वापस बी से ए बन जाए, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। ओके, ठीक है। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, आगे बढ़ते हैं, साइक्लिक प्रोसेस पढ़ते हैं। साइक्लिक प्रोसेस को हम पढ़ेंगे डायग्राम से, समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए मैं ग्राफ बनाता हूं, इधर पी इधर बी। मान लीजिए एक पीवी ग्राफ है ऑफ साइक्लिक प्रोसेस। ऑलराइट, अच्छा, मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, ठीक है ना, तो वो ए से जा रहा है बी तक, ठीक है, बी से क्या है, ये वापस आ रहा है वाई में। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इफ द प्रोसेस टेक्स द पाथ ए एक्स बी, ओके, ए एक्स बी, इट रिटर्न्स वाया बी वाई ए। किस पाथ दूसरा ले सकता है, ये ऐसे हो सकता है कि इधर से आया हो, लेकिन ऐसे ले सकता है, ठीक है, एक साइकिल बना रहा है ना। लेकिन क्या हो रहा है कि इनिशियल पॉइंट ए था, फाइनल पॉइंट्स भी ए ही हो गया। तो इसको हम बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। कि इस प्रोसेस में क्या होता है कि पाथ कुछ भी हो सकता है, ए टू बी, ए एक्स बी हो गया, बी टू ए जो है बी वाई ए हो गया, ए एक्स बी इस दिशा में जाने का और वापस लौटने का बी वाई ए। लेकिन जो इनिशियल पॉइंट्स और फाइनल पॉइंट्स है ना, वो सेम है। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, ये इंपॉर्टेंट है कि इनिशियल पॉइंट्स एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम। अच्छा, तो अब हम पढ़ते हैं कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी के बारे में। कार्नोट एक्चुअली इंजन,
कार्नोट इंजन क्या है और इट्स एफिशिएंसी के बारे में क्या बातें होती है। ठीक है, कार्नोट इंजन है ना, एक थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरी में हम बताते हैं कि एक आइडियल गैस इंजन है, सॉरी हीट इंजन है। थ्योरेटिकल, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना, ऐसे पाया नहीं जाता, इसको हम आइडियल मानते हैं, आइडियल हीट इंजन, ठीक है ना। आइडियल हीट इंजन है जो रिवर्सिबल साइकिल में काम करता है, ठीक है। इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं कि आइडियल हीट इंजन वर्किंग इन ए रिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस ऑपरेटिंग बिटवीन टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2। T1 क्या है, मेरा एक कोई मान लीजिए टेम्परेचर है T1, वो है हीट सोर्स, ओके। T2 क्या है मेरा, हीट सिंक। हीट सोर्स से मुझे हीट मिलती है, हीट जनरेट होती है। हीट सिंक क्या है, जहाँ हीट डूब जाती है, जहाँ हीट अब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे डायग्राम से समझते हैं, और डायग्राम बनाते हैं इधर, प्रेशर, वॉल्यूम, ओके। मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, और ए से थोड़ा नीचे इधर बी बना लेते हैं, इसको ऐसे ऐड कर लीजिए। ये क्या है, वॉल्यूम इस तरफ बढ़ रहा है, तो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर को कांस्टेंट करके हमने वॉल्यूम बढ़ाया, प्रेशर, वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बी है ना, बी के पास इधर सी लेते हैं, तो इसको ऐसे सी बनाया। ये क्या है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ओके। यहाँ पे हमने एक डी ले लेते हैं, अच्छा ये ले लेते हैं। ये क्या है, डायरेक्शन देखो, ये कंप्रेशन हो रहा है इस तरफ, सी टू डी, तो आइसोथर्मल कंप्रेशन लिख सकते हैं। और डी टू ए क्या हो रहा है, अगेन एडियाबैटिक कंप्रेशन, ओके। देखो यहाँ क्या हो रही है, हीट Q1 थी, ठीक है ना, तो Q1 यहाँ क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ ए का जो कोऑर्डिनेट है वो है ई वी E1 V1 T1, बी पे ये क्या है, आइसोथर्मल है, तो टेम्परेचर सेम रहेगा P2 बट T1, ठीक है, ध्यान से देखना, ओके। अब P3 में, ये सी पे होगा P3 टेम्परेचर चेंज हो गया, क्यों, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है। यहाँ पे आइसोथर्मल अगेन, P4 V4 T2, ये जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, ठीक है। हमें पता है कि हीट सप्लाई है ना, वही वर्क डन होता है, ओके। हीट सप्लाई,
अगर इन एक हमने एक लोप पढ़ा था ना, इसमें डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर इंटरनल एनर्जी जीरो है तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है ना? तो हीट जितनी सप्लाई हो रही है उतना ही वर्क डन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ए टू बी में क्या हो रहा है आइसोथर्मल में। ठीक है, इसमें हो रहा है वर्क इक्वल टू, हमने पढ़ा था आइसोथर्मल में वर्क का फॉर्मूला एन आर टी एल और टी वन एल एन वी टू अपन वी वन। ये क्या है? क्यू वन, ये वाली। अब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन जो है, ये बी टू सी, ये वाली, इसको देखते हैं। बी टू सी एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इसमें वर्क डन क्या है? इसमें होगा एन आर टी वन माइनस टी टू अपन गामा माइनस वन। यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव वर्क दिखा दिया हमने। वो इतना इतना वर्क जो है नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला होगा, ये तो सेम होगा ना। बी टू सी वर्क वुड बी इक्वल टू डी टू ए। तो डी टू ए में क्या होगा? वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव एन आर टी वन माइनस टी टू अपन गामा माइनस वन। लेकिन एक चीज और है, इस चीज को देखिए। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे Q2 रिलीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा था? हीट अब्जॉर्ब हो रही थी, जिसकी वजह से अपना वॉल्यूम बढ़ रहा था। अब वॉल्यूम कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है, हीट। ओके ओके, तो ए बी सी डी, सी और डी के बीच में, ओके, सी डी के बीच में क्या हो रहा है? आइसोथर्मल कंप्रेशन। तो वर्क डन क्या होगा? एन आर टी, टी कौन सा है? टी टू, राइट, टी टू एल एन वी थ्री अपॉन वी फोर। यहाँ वी थ्री था, यहाँ वी फोर हो गया। टेम्परेचर सेम ही रहा, टी टू। ओके, तो ये होगा नेगेटिव क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, राइट। अब देखते हैं टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन होगा ना, वो होगा इन दो एरिया में, दो में, एक तो ए टू बी, एक सी टू डी। ये आमने सामने डी टू ए एंड बी टू सी, वो तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अगर आप देखोगे तो बी टू सी जो है, टी वन माइनस टी टू अपन गामा माइनस वन, डी टू ए भी यही है। एक पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, तो हम जोड़ लेते हैं ए टू बी एंड सी टू डी। तो एन आर टी वन एल एन वी टू माइनस वी वन माइनस एन आर टी टू एल एन वी थ्री अपॉन वी फोर। ठीक है,
इसको ही आप एफिशिएंसी और अच्छा इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं, एन आर बार ला सकते हैं, राइट। टी वन लॉग एन वी टू माइनस वी टू अपॉन वी वन माइनस टी टू log n v3 अपॉन v4। ओके, ये तो वर्क डन हो गया। एफिशिएंसी की हमने बात की थी हेडिंग में कि कारनोट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आता है एफिशिएंसी इक्वल टू आउटपुट मतलब वर्क अपॉन इनपुट। ओके, तो W वर्क हो गया और नीचे एनर्जी हो गई हीट। तो इसको आप सॉल्व करोगे, Q1 को तो आप A टू B का जो वर्क है वही Q1 है, तो इस वर्क में आपको इसका भाग देना है, ठीक है ना। तो इसका जो वैल्यू है ना वो निकल के आएगा, सोल्व करोगे तो 1 माइनस T2 अपॉन T1 एल एन, ऊपर आ गया V1 अपॉन V2, नीचे आ गया V3 अपॉन V4 के लॉग एन। ये आपका एफिशिएंसी कारनोट इंजन की एफिशिएंसी का फॉर्मूला आ गया। ओके, तो कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि कोई आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा होगा ना। एक्चुअली हम ये रिविजिट कर रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2 मीन्स PV कांस्टेंट है। ओके, और एडियाबेटिक के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसका कार्नोट इंजन के सापेक्ष में ही बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, तो डायग्राम को दोबारा देखते हैं। P1 V1 इक्वल टू P2 V2, ये तो आइसोथर्मल का हो गया। अब अपन ये वाली चीज़ देखें, B से C तक, तो प्रेशर है P2, यहाँ हो जाता है P3, वॉल्यूम है V2 हो जाता है V3, और टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, मतलब ये है एडियाबेटिक प्रोसेस। तो हमारे पास क्या था, B में P2 V2 T2, C पे था P3 V3 एंड T3। तो ऐसे लिख सकते हैं P2 V2 का गामा पावर P3 V3 की पावर गामा, ये कांस्टेंट होगा। हमने न्यूटन का एक लैप्लास करेक्शन में भी देखा था कि PV की पावर गामा वुड बी कांस्टेंट, उसमें भी हमने एक एडियाबेटिक प्रोसेस लिया था। अब अच्छा, यहाँ C से D में भी आते हैं, तो क्या था, आइसोथर्मल कंप्रेशन था यहाँ पे। तो P4, ठीक है, वॉल्यूम भी चेंज होता है V4 बट टेम्परेचर रिमेन्स सेम। ये T3 था क्या, एक मिनट देख लेते हैं। अच्छा, ये T1, तो यहाँ B1 पे क्या था T1, क्योंकि आइसोथर्मल था। अच्छा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, या T1 या T2। ओके, अच्छा अब यहाँ क्या होगा, अगेन इसको भी थोड़ा डिलीट करते हैं। ओके, अच्छा ये आइसोथर्मल ही है, तो ये पी T2 ही रहेगा कंप्रेशन में इधर इस ग्राफ में। ओके, तो अब देखेंगे कि आइसोथर्मल कंप्रेशन में क्या हो रहा है। P3 V3 would be equal to P4 V4, सिंपल आइसोथर्मल कंप्रेशन। अब लास्ट में हमारा ये था, ये D से A के बीच में, ये वाला A में तो अपना है ही P1 V1 T1,
और डी में ये P4V4T2। तो यहाँ जो D2A जो रिएक्शन हो रही है वो क्या हो रही है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। ऑलराइट, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, P4V को 4 की गामा पावर, P1V1 की पावर गामा। ये एक ये 4 इक्वेशंस आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ऑलराइट, अगर मैं एक चीज देखूं कि ये 4 इक्वेशंस है, एक 1, एक 2, ओके कौन सी मिसिंग है, कोई मिसिंग नहीं, ये वाली एक 1, 2, 3 और 4। आप क्या करो, लेफ्ट साइड की सारी टर्म्स ना एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो और राइट साइड की सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। व्हाट आई एम सेइंग, ये लेफ्ट साइड हो गया P1V1, एक ये हो गया P2V2 की पावर गामा, एक ये वाली P3V3 की P3V3 इंटू P4V4 की पावर गामा। ऐसे ही राइट साइड करोगे तो लास्ट में वो, अच्छा इसको एक इक्वेशन मान लो 5 नंबर। एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूँ कि एल एन V2 और V4 है ना, ये वाला ये सेम है। ओके, ये हम कहाँ पे लेके आए थे, आइसोथर्मल में, क्योंकि वो दोनों में हीट एनर्जी सेम है। ठीक है, ये सेम है, तो एफिशिएंसी वुड बी इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। एफिशिएंसी हम कहाँ निकाल रहे थे, यहाँ पे 1 माइनस T2 बाई T1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, कार्नोट इंजन की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 अपॉन Q1। ऑल राइट, सो ये तो हो गया अपना कार्नोट इंजन। ऑल राइट, सो आगे हम पढ़ेंगे कि इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस क्या होता है और उसमें काम वगैरह क्या होता है। ओके, सी यू देयर। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस। ठीक है, एक परफेक्ट गैस दे रखी हो, आइडियल गैस दे रखी हो, तो उसकी स्टेट की जो इक्वेशन है वो क्या होती है कि 1 मोल गैस के लिए पी वी अपॉन टी है ना, वो इक्वल टू होता है कांस्टेंट, और कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, आर, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का जो ऐसा यूनिट होती है ना, वो होती है जूल पर मोल केल्विन, और इसका मान होता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन, या फिर डिफरेंट यूनिट में निकाल सकते हैं। तो डिमेंशनल फॉर्मूला जो होता है ना ऑफ आर वुड बी, ये थीटा जो है वो केल्विन को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एम की पावर 1, एल की पावर 2, टी -1 एंड थीटा -1। तो ये जूल है, वो एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके,
ऑल राइट, तो अब हम बात करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, ये क्या काइनेटिक थ्योरी क्या है? इसमें क्या है कि कुछ कुछ अजम्पशंस ले रखे हैं कि एवरी गैस है ना इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, हो या ना हो वो हमने अजम्पशंस बना रखे हैं, ठीक है ना। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो ऐसे मान लिए जाते हैं कि सारे मॉलिक्यूल्स जो वो आइडेंटिकल है, स्पेरिकल मतलब गोल है, और रिजिड है, ऐसे टूटने वाले नहीं है आपस में, एंड परफेक्टली इलास्टिक पॉइंट मासेज है। जैसे पॉइंट मास है वो इलास्टिक है, इसको कितना भी दबा दो, तोड़ दो, मरोड़ दो, अपनी पुरानी शेप में आ ही जाएंगे। ऑल राइट, और उसमें क्या होता है कि एक जो मॉलिक्यूल्स है ना उनमें आपस में रैंडम मोशन होता रहता है, रैपिड, बहुत तेज। तो मोशन के दौरान एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता जब कोलिजन होता है, तो ओनली डायरेक्शन चेंजेस। मान लो M1 है, M2 है, M2 इधर है, आपस में भिड़े तो कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगा। बट काइनेटिक थ्योरी में ये एजम्पशन लिया जाता है कि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, नो एनर्जी लॉस इज सच विच वी कैन कैलकुलेट, नेग्लिजिबल मानते हैं। अब चौथा एजम्पशन क्या है कि टाइम स्पेंट इन कॉलिजन। ऐसा नहीं है कि कॉलिजन हुआ दो पॉइंट मास का और वो आपस में लड़ते ही रह गए, कि ये जो टाइम है ना आपस में टकराव का, विच इज वेरी वेरी लेस देन इवन नेग्लिजिबल, कि जब वो दोबारा टक्कर करेंगे, जो मान लीजिए कोई पॉइंट मास है दो, जब सक्सेसिव उनकी दोबारा टक्कर होगी, उस मामले में इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच जो कॉलिजन का टाइम है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। द टाइम ऑफ कॉलिजन इज नेग्लिजिबल। फिफ्थ क्या है, नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम इन गैस रिमेन्स कांस्टेंट, कि कितने कॉलिजन हो रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, वो भी हमने फिक्स कर रखा है कि कांस्टेंट है। और एक ये भी है कि किसी भी दो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन, ऐसा कोई फोर्स काम नहीं करता, ठीक है ना। ऑल राइट, कि रिपल्सिव और अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स। चौथा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नेग्लिजिबल है। ये ऐसे कोई द्रव्यमान का मॉलिक्यूल इधर उधर घूम रहा है तो इसके नीचे ऐसे जी बहुत नेग्लिजिबल है, उसको हम मानते नहीं। सातवां जो सेवन्थ और लास्ट एजम्पशन है वो ये है कि कोलिजन्स कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम P=mv, वो बदलेगा। अब वो मोमेंटम बदलेगा तो जो कंटेनर है जिसके अंदर हमने गैस भर रखी है या लिक्विड भर रखा है, सॉरी गैस, गैस की बात हो रही है, तो जो मोमेंटम चेंज होगा तो जो ये दीवारें हैं कंटेनर की उसके ऊपर एक प्रेशर जनरेट होगा, ठीक है। तो प्रेशर क्या होगा, इस पर एग्जर्ट होगा, ठीक है, किसी भी कंटेनर पे जिसमें गैस भरी हुई है। और एक और चीज़ है कि डेंसिटी ऑफ गैस है ना, वो ऐसा माना जाता है कि कंटेनर में चेंज नहीं हो रही, वो कांस्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कि वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस। गैस का कोई मॉलिक्यूल है उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं, तो हमें पता है कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P=P.Δv। तो मान लीजिए दो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, टू गैसेस है, मान लो मॉलिक्यूल्स जिनका, दो गैस के मॉलिक्यूल्स है जिनका मोलर मास जो है क्या है, M1 एंड M2, उनको मिलाया जाता है, ठीक है। तो M1 M2 को मिलाने पर क्या होता है कि M1 के मान लीजिए n मोलर नंबर ऑफ मोल्स है उस मोलर मास में M1 के लिए, M2 के लिए क्या है, N2 नंबर ऑफ मोल्स है। तो टोटल जो एवरेज या जो भी रिजल्टेंट मोलर मास आएगा दोनों का मिक्स करने के बाद, वो आएगा N1 गुणा M1 और N2 गुणा M2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा,
ये जो ये कांस्टेंट है एट पर हीट स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट है जो CV एट सॉरी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर। अब मिक्सचर ये निकालेंगे तो ऐसे आएगी, देखो NC1 N1 CV1 N2 CV1 CV2 अपॉन N1 प्लस N2 और CP का फॉर्मूला ये बन गया। ठीक है, अब हमें हीट का ये रेशियो निकालना है गामा। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, CP अपॉन CV इक्वल टू गामा। ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगा दिया। N1 प्लस N2 यहाँ N1 प्लस N2 से कट गया। अच्छा ठीक है, तो हमने ये मिक्सचर का निकाल लिया और इसको ना हम ऐसे भी लिख सकते हैं N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है ना, और विच इज इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ओके, ठीक है, तो ये क्या करा हमने, इसको यहाँ से गुणा कर दी, इसको इधर लेके गए। ठीक है ना, और फिर हमने CP बाई CV जहाँ पे भी आ रहा है उसको गामा कर दिया, अगर CP1 पॉइंट CV1 आ रहा है तो गामा 1 कर दिया। तो ये फाइनल फार्मूला जो है वो इस तरीके से बन के आएगा, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर की। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी आपको याद होगी, हम लोग ऐसे कुछ व्यक्त करते थे। ओके, तो आइडियल गैस के लिए ना सिर्फ हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होती है, रोटेशनल मोशन नहीं होती। ओके, तो ट्रांसलेशनल रोटेशनल हमने पढ़ा था, रोटेशनल एनर्जी में ओमेगा वगैरह आता है, अल्फा वगैरह आता है। रोटेशनल ओमेगा जो क्या होता है, रोटेशनल वेलोसिटी, और एक रोटेशनल जो एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन की बात होती है। तो इसमें क्या होगा, गैस में सिर्फ घूमने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, इसमें सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे। ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू 1/2 mc²। सी स्क्वायर के ऊपर ना ऐसा एक छोटा सा ऐसा लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि सी स्क्वायर डैश है ना, ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और गैस के लिए ये भी एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, F/2 kT। एफ क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर आइडियल गैस, F = 3। तो हमने लिख दिया 3/2 kT। तो मीन मॉलिक्यूल पर मॉलिक्यूल जस्ट देखिए, मान लीजिए हमने ये क्या करा, एक मॉलिक्यूल का निकाला 1/2 mc²। अगर मुझे मीन के काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालना है तो ये फॉर्मूला आता है, राइट। तो के का जो सिग्निफिकेंस क्या है, के है ना एक बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू होती है 1/38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। और टी क्या है यहाँ पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन है, आप इसमें सेंटीग्रेड मत डाल देना। और पर मोल की एनर्जी भी यही होती है, 3/2 kT। अब कंसेप्ट ऑफ प्रेशर हम समझ लेते हैं। ठीक है, अब जैसे एक क्यूबिकल कंटेनर है मेरे पास ऐसा, इसमें मैंने गैस अंदर भर रखी है। ठीक है, से मॉलिक्यूल इधर उधर दौड़ रहे हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे पास एक क्यूब है जिसकी वन लेंथ जो है, एक्चुअली क्यूब में सारी लेंथ सेम होती है, तो एल मान लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, L3। तो मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, देखो कोई मॉलिक्यूल ऐसा है, उसके तीन कंपोनेंट होता है वेलोसिटी। एक तो एक्स डायरेक्शन में,
एक वाई डायरेक्शन में क्या है, एक जेड डायरेक्शन में क्या है। तो हमने ले लिया वी एक्स वी वाई वी जेड। तो बिफोर कोलिजन मान लीजिए उसका मोमेंटम जो है एम वी एक्स है, ठीक है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, मान लीजिए उसने कोलिजन क्या हो रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है गैस मॉलिक्यूल, वो इस वॉल से इस वॉल पे जाके टकराता है, तो मोमेंटम सेम रह रहा है एक्स डायरेक्शन में, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो टोटल मोमेंटम चेंज क्या होगा कि P2 माइनस P1, तो P2 क्या हो रहा था, मतलब P1 माइनस P2, तो P1 क्या था एम वी एक्स माइनस इस तरफ क्या है माइनस, तो माइनस वी एक्स, इसलिए हो गया 2mvx। तो टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, तो क्या होगा, मान लीजिए दोबारा अगर मुझे इसमें कॉलिजन करवाना हो तो क्या हो, कितनी लेंथ मुझे कवर करनी होगी, दो लेंथ, 2l, 2 टाइम्स l अपॉन चाल, समय इक्वल टू दूरी बटा चाल। मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से बंदा ऐसे गएगा जाएगा और वापस आएगा, कितना टाइम लगेगा, 2l, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करनी होगी, 2l। अच्छा, एक मॉलिक्यूल है कंटेनर की वॉल पर कितना फोर्स लगाएगा, तो फोर्स का फॉर्मूला हमने कहीं देखा था, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, मोमेंटम चेंज बाय टी, डीपी बाई डी टी, है ना, डीपी बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं जब डेल्टा टर्न्स टू जीरो। अच्छा, तो हमने पी का इधर वैल्यू रख दिया और टी का हमने वैल्यू यहाँ से उठा लिया, 12/bx। तो फोर्स बाय वन मॉलिक्यूल ऑन कंटेनर्स वॉल वुड बी एम वी एक्स स्क्वायर अपॉन एल। अब देखो हमारे पास एन मॉलिक्यूल है लाइक दिस, तो हमने ऐसे सारे कंपोनेंट जोड़ दिए, एम बाई एल, वी एक्स वन का स्क्वायर, वी एक्स टू का स्क्वायर, वी एक्स एन का स्क्वायर। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका एवरेज ले लेते हैं इस चीज़ का, तो ये है एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अब प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। वॉल का एरिया क्या होगा, एल लेंथ इधर एल लेंथ, एल स्क्वायर, राइट, लंबाई इंटू चौड़ाई। अब प्रेशर क्या होगा, फोर्स, फोर्स हमने ऊपर क्या निकाला है, एन एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन, ये तो एल यहीं का आ रहा है, अपॉन एरिया। तो ये फाइनली प्रेशर का फॉर्मूला बन गया। अब देखो वॉल्यूम क्या कहते हैं, एल क्यूब। वॉल्यूम जो क्यूब का होता है ना, वो होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। तो मैंने एल थ्री की जगह यहाँ लिख दिया वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें एक आइस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री यूज करते हैं, ठीक है ना, और आइसोट्रॉपी यूज करते हैं डायग्राम इस पूरे सिस्टम की। तो हम देखेंगे कि जो रूट मीन स्क्वायर जो ऑफ वेलोसिटी है वो ये है, ठीक है, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर प्लस वी जेड का स्क्वायर, और ये तीनों स्क्वायर है ना, एवरेज इन एनी डायरेक्शन एक्स वाई जेड, ये सेम है मॉलिक्यूल की। तो हम इसको एक लिख सकते हैं, तीन, अगर ये तीनों सेम है या यहाँ पर लिख दो, सी स्क्वायर मीन है जो 3vx स्क्वायर के बराबर हो गया। अब सब्सटीट्यूट करता है, पी कहाँ था, पी ये था, ठीक है, ये वाली एरिया, पी इक्वल टू वी एक्स स्क्वायर की जगह हमने 1/3 सी स्क्वायर, ये मीन पुट करना है, तो 1/3 एन एम अपॉन वी एन सी। अब देखो ये एम टोटल मोलर मास अपॉन वॉल्यूम है गैस का, तो उसको क्या बोलेंगे, ये तो एक मॉलिक्यूल का एन से गुणा कर दिया सारे मॉलिक्यूल, तो ये क्या हो गया, रो डेंसिटी। तो जो प्रेशर P इक्वल टू, ये प्रेशर है भाई, प्रेशर P इक्वल टू 1/3 रो
इंटू रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है हमने उस ऊपर तो जूम की है, ऐसे निकाल सकते हैं। वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी इक्वल टू V1 V2 ये सारे करके सारे मॉलिक्यूल्स का हमने सम करके n से भाग दे दिया, तो ये फॉर्मूला आता है सी डैश, और ये दोनों बराबर है भाई, सी स्क्वायर और ये सेम है, वी आर एम एस, ये दोनों एक ही चीज़ है। तो अब देखो वी आर एम एस में 3 ऊपर जाएगा इस तरफ, रो नीचे आया, ठीक है। अब हम 3p, अगर रो की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम, तो वी आर एम एस में ऐसे भी लिख सकते हैं, मास दे रखा हो और पीवी की जगह मैं लिख दूँ आर टी, ठीक है। आइडियल गैस में n इक्वल टू 1 कर दिया अपन ने, और ये आर टी की जगह जो आर टी बाई एम है ना, टी बाई एम के बराबर भी होता है, ठीक है। तो एम होता है ना स्मॉल, इसको हम बोलते हैं मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल, कैपिटल एम है कि मास ऑफ गैस एनक्लोज इन वॉल्यूम वी ऑफ कंटेनर, जिस इतना वॉल्यूम वी का कंटेनर है उसमें जितनी भी गैस होगी उस सब का जो मोलर मास है उसको कैपिटल एम से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो ओके, अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, हमने बात की थी F/2 के टी में, आइडियल गैस में F इक्वल टू 3 लिया था। डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स एक सिस्टम, a degree of freedom of a system refers to possible independent motions of system can have, कि कितनी डायरेक्शन में उसकी मोशन हो सकती है। तो मोनोटोनस गैस के लिए हम लेते हैं 3, डाई एटॉमिक गैस के लिए हम लेते हैं F इक्वल टू 5, तो काइनेटिक एनर्जी में उसको हम यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैसेज, CV, CP, ये हम ऊपर यूज करते हुए आए हैं, तो थोड़ा आसान होगा हमारे लिए पढ़ने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम को हम बोलेंगे CV, कांस्टेंट प्रेशर पे CP, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, कि भाई क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस, कि एक यूनिट मास ऑफ गैस है ना, यूनिट मास मतलब यूनिट मोलर और यूनिट वॉल्यूम वट है ना, तो यूनिट वॉल्यूम नहीं, एक्चुअली मास, 1 मोल या 1 kg मास और समथिंग लाइक दिस, कि उतनी एक यूनिट मास ऑफ गैस का है ना टेम्परेचर आप बढ़ाना चाहते हो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो कितनी मेरे पास कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, देखो ऊपर लिख दिया हीट डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मास डेल्टा टी 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 मोल ऑफ गैस के लिए क्या होगा, CV कैपिटल M पूरा मोलर मास पूरी गैस का इंटू स्पेसिफिक हीट इक्वल टू M से गुणा कर दिया 1 मोल में, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स इन क्या होता है कि M बाई कैपिटल M होता है, राइट। तो कैपिटल M, अच्छा, मॉलिक्यूल का मास अपॉन उस वॉल्यूम में कितना गैस का मास होगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो CV इक्वल टू 1/n डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, वही बात की प्रेशर कांस्टेंट रख दो, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ गैस 1 केल्विन, ठीक है ना। तो अच्छा ये केल्विन की बात हो रही, ठीक है ना, 1 केल्विन में ले रहे हैं 1 डिग्री बढ़ाने के लिए, CP इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन MdT, ठीक है। और 1 मोल ऑफ गैस के लिए M से गुणा कर दो, वही 1/n। अच्छा, मेयर्स का फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू R/J। R ऊपर वाला क्या हो गया, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और जूल की वैल्यू होती है ये J की वैल्यू,
तो हम कैलोरी में अगर हम याद कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला होगा, और एज ए वर्क और एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। इफ सी पी एंड सी वी आर मेजर्ड, जो सी पी और सी वी को हम अगर गणना है जो उसको मेजर करेंगे, उनकी यूनिट वर्क में या आर बी ऑल्सो वर्क में है या एनर्जी के फॉर्म में हमने उसको कैलकुलेट किया है, तो सी पी माइनस सी वी इक्वल टू कैपिटल आर बी कर सकते हैं। ठीक है, अगर कैलोरी में हो तो फिर ऐसे जे का फॉर्म भाग देना पड़ेगा इस राइट हैंड साइड। अच्छा, स्पेसिफिक हीट इन टर्म्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं कि स्पेसिफिक हीट क्या है फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम के रेस्पेक्ट में। अच्छा, एक गैस है मान लीजिए एट टेम्परेचर टी, उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होती है F/2 nRT। तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा टी लिख दो यहाँ पे, ये तो बाकी तो कांस्टेंट ही है। डिफ्रेंसिएशन अगर मैं डेल्टा यू का और इस साइड का करूँ तो ये डेल्टा यू बाई जो डी टी होगा ना वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो सी वी इक्वल टू F/2 R, और सी पी हम ऐसे निकाल लेंगे, सी वी आया हुआ है, आर तो नॉन है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो सी पी क्या हुआ ये वाला। तो गामा देखो रेशियो जो है कांस्टेंट वाला, ये कैसे काम करेगा, रेशियो ऑफ सी पी बाई सी वी वुड बी, तो F/2 F प्लस, अच्छा ये कैसे हुआ देखो F/2 + 1 ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और R ऊपर था, नीचे क्या आ रहा है F/2 इंटू आर, आर से आर गया, 2 से 2 गया, तो F/2 अपॉन एफ। तो एफ का एफ में एक बार भाग गया और प्लस 2/f, तो ये रेशियो का फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, मीन फ्री पाथ क्या होता है, मीन मतलब कोई मीडियम की बात होती है ना, मिडिल पार्ट, दो चीज इधर है दो चीज इधर है, मीन उठा लो। ठीक है ना, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। मान लो एक मॉलिक्यूल है, एक टक्कर खाता है, दूसरी टक्कर खाने के, तो ये जो सक्सेसिव दो कोलिजन होते हैं ना, पहली टक्कर और दूसरा कब टक्कर होगा, इसके लिए जो इसके बीच में जो ये डिस्टेंस है ना ट्रेवल्ड बाय ए गैस मॉलिक्यूल, उसको हम मीन फ्री पाथ कहते हैं, फ्री पाथ कहते हैं। तो मीन फ्री पाथ क्या होगा कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड और नंबर ऑफ कोलिजन, मतलब एक मॉलिक्यूल टक्कर यहाँ पे होती है, दोबारा कब टक्कर होगी, ये बीच वाले एरिया को जितनी भी डिस्टेंस कवर होती है उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। अगर मीन उठाना है तो फिर मीन काइंड ऑफ एक एवरेज, तो होगा कि टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की मॉलिक्यूल अपॉन नंबर ऑफ कॉलिजन्स, उसका फॉर्मूला होता है लैम्बडा इक्वल टू, लैम्बडा इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर एन। एन क्या है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है। ठीक है, स्मॉल एन क्या है, सिग्मा तो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, और स्मॉल एन हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, अब एक एवोगैड्रो नंबर होता है, तो अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, वो बोलता है कि ग्राम एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ atoms, and this number is called Avogadro's number Na, and its value is 6.022 into 10⁻23 atoms। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप यूनिट चीज उठा लो, एक यूनिट मोल, एक मोल या तो एटम उठा लो, एक मोल आप प्रोटॉन उठा लो, एक मोल आप मॉलिक्यूल्स उठा लो, एक मोल आप इलेक्ट्रॉन उठा लो, उसमें नंबर ऑफ आइटम होंगे ना वो यही होंगे 6.022। मान लो आपने एक मोल एटम उठाए तो उसमें इतने सारे, मान लीजिए एन ए है, एन ए नंबर ऑफ एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होगा तो भी इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे एक मोल में, और अगर इलेक्ट्रॉन्स उठाएं तो इतने ही इलेक्ट्रॉन्स उस मोल में होंगे, मतलब एक मोल में फिक्स नंबर ऑफ क्वांटिटीज होती है। और इसका फॉर्मूला होता है आर गैस कांस्टेंट इक्वल टू एन ए के बी। तो के बी जो है, बी अलग से नहीं है, देखो ऐसा है, आर इक्वल टू एन ए के बी ऐसे। तो के बी क्या है,
अपना बोल्टमैन कांस्टेंट है, नॉन है। एन क्या है, एन ए, ये एवोगाड्रो नंबर है। और आर क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो एन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं आर अपॉन के बी, इसकी वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23। अच्छा, दैट्स ऑल। तो यहाँ पे अपना चैप्टर खत्म होता है, हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सक्सेसिव चैप्टर्स के बाद मैं करा दूंगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।